राज्यसभा के सांसद श्री सतनाम सिंह संधू जी, हरियाणा सरकार में ओएसडी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं श्री प्रबलीन सिंह जी, डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट अपना, श्री दीपिंदर ढिल्लों जी ज्वाइंट डायरेक्टर स्टार्टअप्स पंजाब सरकार, श्री वंश ओबराय चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर वेंचर कैटलिस्ट, दीपेंद्र संधू जी, डॉक्टर अर्चना नंदा जी, उपस्थित सभी सज्जनवृंद और मेरे होनहार भारत के भविष्य युवा साथियों, मैं सबसे पहले आज के इस कैंपस टैंक इसका जो शुभारंभ है, इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यहाँ की टीम, इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो प्रोजेक्ट जिस प्रकार से लॉन्च किया है, मैं समझता हूं ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट इस यूनिवर्सिटी का, सरदार सतनाम सिंह जी का ये माना जाएगा। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, उससे पहले हमारी जब स्कूलिंग होती है, टीन एज जब हमारी होती है, उस समय बहुत से विचार मन में उठते हैं कि आखिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या। ये प्रश्न आपके मन में आया होगा, ऐसा नहीं सबके मन में आता है। मेरे मन में भी आया था इन 70s व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल। तो आगे चल करके क्या करेंगे, अलग अलग राय होती है, पेरेंट्स की कुछ राय होती है, कुछ हमारे मेंटर्स होते हैं उनकी राय होती है, कुछ हमारे गार्जियंस हैं, और कई बार तो किसी की राय हमको मिलती भी नहीं है। हम अपने आप में अंधेरे में छलांग लगाते हैं कि शायद तैरना आ जाएगा। मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि पिताजी ने कहा कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है, खेती करनी है। ये उनकी ओर से एक बहुत कड़ा स्टैंड उन्होंने लिया हुआ था। उदासी छा गई कि पढ़ाई तो जरूर करनी है, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। चेहरा उदास देख करके मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों इतना उदास है। मैंने कहा पिताजी ने पढ़ने के लिए मना कर दिया है और खेती कराने के लिए कह रहे हैं। नहीं बेटा पढ़ाई करनी है। मैंने कहा फीस तो है नहीं, पिताजी देते नहीं, कहां से करूंगा। पुराने जमाने में तो आजकल का अंतर है। अब आजकल कोई भी पुरुष महिला वो अपना पैसा जो है सीधा बैंक में रखते हैं, डर लगता है कि घर में चोरी ना हो जाए। लेकिन उस समय महिलाएं कुछ ना कुछ बचा करके अपने पॉकेट में रखती थी, अपने ट्रंक में रखती थी, अपने जो उसका बॉक्स होता था उसमें रखती थी। अंदर गई और 300 रुपए ला करके मुझे दे दिया कि इससे काम चल जाएगा। मैंने कहा खूब चल जाएगा। और माँ ने मुझे 300 रुपए दिए, मैं कॉलेज में जाके दाखिला लेके आया। कहते ना कि हर किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे महिला का हाथ होता है, तो मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। फीस भर के दाखिला एडमिशन लेकर के वापस घर पहुंचा। पिताजी ने पूछा कहां गया था। मैंने कहा कॉलेज में एडमिशन लेके आया हूं। पैसे कहां से लिए, मां से लिए। मां को डांट लगी। मैंने कहा अगले दिन अब मैं जाऊं कि नहीं कॉलेज, अब जरूर जाना पड़ेगा वरना 300 रुपए बेकार हो जाएंगे। अब वो 300 रुपए का जो लॉस है वो मुझे आगे बढ़ा के ले गया। कहानी लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर पढ़ाई के समय जो विचार आया क्या करना है, तो इतना ही विषय था, कुछ करना है। क्या करना है, कुछ बड़ा करना है। आगे चल करके कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कोई काम आना चाहिए, केवल पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो मैंने एक कॉलेज के पास से एक प्रिंटिंग प्रेस, उस समय प्रिंटिंग प्रेस मैनुअल होती थी, उसके जो लेटर्स हैं उसको इकट्ठा करके एक फर्मा बनता था, उस फर्मे से प्रिंटिंग होती थी। आज तो कंप्यूटराइज सब चीजें आ गई हैं। मैंने उनको कहा मुझे सिखा दोगे प्रिंटिंग। उन्होंने कहा खूब सिखाएंगे, शाम को 2 घंटे के लिए आना। पढ़ाई के साथ साथ फर्मा बनाना सीखा, उसके लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखा। एक 3-4 महीने काम किया, आखिर में परीक्षा आ गई, वहीं छोड़ दिया।
प्री मेडिकल करने के बाद डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन उस समय ओपन मेरिट पर एडमिशन होते थे, 1% की कमी रह गई, रोहतक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला नहीं। शौक चढ़ा के अब पढ़ाई छोड़ करके मुझे बिजनेस करना है, कुछ काम करना है। पिताजी ने कहा कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो मैंने कहा कहीं से भी लाखों, तो मुझे तो दुकान करनी है, खेती वेती करनी नहीं है, बाकी भाइयों में से कोई कर लेगा। उन्होंने बात मान ली और उस समय पैसा अरेंज करने के लिए एक बहुत बड़ा कड़वा घूंट पी लिया और ट्रैक्टर, खेती का ट्रैक्टर कितना काम की चीज, कितना इंस्ट्रूमेंट होता है, ये खेती करने वाले समझते हैं। अपना ट्रैक्टर बेच करके और 15,000 रुपये मुझे दिया कि जाओ जाके दुकान बनाओ। मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से न्यू एंटरप्रेन्योर को कैसा कैसा जूझना पड़ता है। आज समय बदल गया है, समय बदल गया है, तो अब इस कठिनाई को, इस समस्या को आखिर किसी ने समझा, तो मैं समझता हूं पहले किसी ने समझा नहीं समझा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा कि इस पढ़ाई करने के बाद एक नौजवान को किस प्रकार की दुविधा में से निकलना पड़ता है। तब ये विषय आया एंटरप्रेन्योरशिप, तब ये विषय आया स्टार्टअप, तब ये विषय आया कि फंडिंग कहां से होगी, मुद्रा जैसी योजनाएं शुरू की। हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय में अपने इस यौन स्थिति में आए हैं जब उनको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। हाँ, इस उपलब्धि के बाद भी अवसर कौन प्रदान करे? सबको अवसर भी नहीं मिलता। कौन सी सीढ़ी पर चढ़े, कहां जाएं, क्या करें? बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भगाएंगे, नहीं नहीं हमको, हमारे पास कोई मुद्रा लोन नहीं है, क्योंकि उनको भी अपना लोन वहीं देना होता है जहां उनकी अर्निंग अच्छी होती है। मुद्रा से तो कुछ मिलना नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है, लागू करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अवसर कहीं हम गूगल में ढूंढते हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का सामूहिक रूप से और इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा प्रोग्राम, जो कैंपस टैंक का जो उद्घाटन किया है, मुझे बताया गया कि 23,000 इंस्टीट्यूशन, हमारी जो एनसीईआरटी, एआईसीटी के साथ 23,000 इंस्टीट्यूशन जुड़ा हुआ है, जो इसके पार्टनर बने। अर्थात 23,000 इंस्टीट्यूशन के बालक हमारे पढ़ाई करने के बाद इसका लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन खोला गया तो 19,000 ऐसे न्यू स्टार्टअप्स जो विलिंगनेस जिनकी है, उन्होंने अपनी विलिंग जाहिर किया कि हम स्टार्टअप का लाभ लेना चाहते हैं। अभी तक यहां पर 1,000 से लोग इस कैंपस में और संपर्क कर चुके हैं, जो मुझे बताया गया। और योजना यह है कि शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इसमें से 300 स्टार्टअप्स को चुना जाएगा। आगे उनके प्रोग्राम क्या होंगे, उनकी प्लानिंग क्या होगी, उसमें से उनको सिलेक्ट करके उनका पूरा लाभ उनको दिलाया जाएगा। जो इतनी बड़ी राशि इस प्रकार के स्टार्टअप्स के लिए, ये जो वेंचर फंड ये बनाया गया है, इसका भी हमको लाभ मिलेगा। और इस लाभ में वो सब लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। जब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी मन की इच्छा के हिसाब से काम आगे बढ़ा पाएंगे। और काम आगे बढ़ाने में दायरा कम नहीं है, बहुत दायरा है। अपने लिए भी काम करेंगे, समाज के लिए भी करेंगे, देश के लिए भी करेंगे। न्यू आइडियाज पता नहीं कहां से आ जाएं, कौन व्यक्ति के मस्तिष्क में कब क्या आ जाए। देश के लिए बड़े बड़े काम सामान्य व्यक्तियों ने किए हैं। न्यूटन का नाम हमने सुना है, सेब के पेड़ के नीचे बैठे, ऊपर से सेब गिर गया तो न्यूटन्स लॉ उनके नाम से बन गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उनके दिमाग में आया तभी बना ना। तो ऐसा किसके मस्तिष्क में क्या आ जाए कभी पता नहीं लगता। आजकल मेरे पास पावर डिपार्टमेंट की जो बात की जा रही है, अब इसमें बहुत सी नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं। एक दिन एक नौजवान आए मेरे पास, कहने लगे कि आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी का बहुत बड़ा सिस्टम होता है, सारा जो डाटा फीडबैक सब आप देश भर से, दुनिया भर से यहां कलेक्ट करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ सिस्टम आपको करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत बड़ा विषय है और मैं साइबर सिक्योरिटी का तज्ञ हूं। मैंने कहा साइबर सिक्योरिटी का तुम्हारा अपना एक डिपार्टमेंट और सब काम उन्होंने किए हैं। हर प्रकार की सिक्योरिटी, फायरवॉल हो, उसका सॉफ्टवेयर हो, ये वो सब, क्योंकि उनको बताते हैं कि हम ऑडिट भी कराते हैं, सब करते हैं, इसलिए देयर इज नो रिस्क इन आवर सिस्टम। मैंने हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, जो साइबर सिक्योरिटी को देख रहे थे, उनको भी बुलाया
मैंने कहा भी ये एक नौजवान है और ये कहता मैं साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना चाहता हूँ, तो इसका कोई उपयोग करिए। वो कहने लगे नहीं हमारी साइबर सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, नया आदमी लाएंगे तो ठीक करने के बजाय कुछ बिगाड़ ना दे, रिस्क बहुत होता है। मैंने उस नौजवान को थोड़ा साइड में भेजा, मैंने उनको पूछा इनका टेस्ट क्या टेस्ट लिया जा सकता है बताइए, जो आप टेस्ट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, इनके पास टैलेंट होगा, योग्यता होगी तो देन इनको एंगेज करिए, अदरवाइज लेट इनको। कहने लगे हाँ मैं रास्ता बताता हूँ। क्या? हमारे जो हमारे सिक्योर्ड जितने प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टल्स हैं, इसमें से मैं 2-3 पोर्टल्स इनको बताता हूं और इनको ये कहिए कि इसको ब्रेक करके दिखाएं। मैंने कहा अगर ब्रेक कर देंगे कल को इसके ऊपर FIR हो जाएगी, फिर कौन जिम्मेवार है? कि नहीं मैं जिम्मेवार हूं और मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो देयर विल बी नो FIR, इनका टेस्ट होगा और इस टेस्ट में से खरे उतरते तो आई एंगेज है। मैंने उस बालक को बुलाया, मैंने कहा परीक्षा आपकी लेनी है, कि बताइए क्या लेनी है। हमारा सिस्टम सारा सिक्योर्ड है, आप इस सिक्योर्ड सिस्टम को पंक्चर करके इसको ब्रेक करके दिखा दो, अगर आप ब्रेक कर दोगे तो उसी दिन आपको एंगेज कर लेंगे। उसने भी वही प्रश्न किया, मैं कर दूंगा लेकिन मेरे ऊपर FIR हो जाएगी, मैं क्रिमिनल एक्ट के अंदर आ जाऊंगा। मैंने कहा ये लिख के देंगे कि आपके ऊपर कोई एक्ट नहीं लगेगा, आपका ये टेस्ट लिया जाएगा, बाद में उसको ठीक करना भी आप ही करेंगे जो आप ब्रेक करेंगे तो। कहने का ठीक है 7 दिन के बाद मिलूंगा। और 7 दिन के बाद उन 2 IP एड्रेस जो उनके थे उस सिस्टम में जाकर के उसने 17 जगह ब्रेक किया अलग अलग देश भर के कामों में, और वहां का डाटा निकाल करके मेरे सामने ला के रख दिया। मैंने बुलाया मिस्टर प्रधान, उनका नाम प्रधान है, मैंने कहा ये किया। उन्होंने सारा देखा, स्टडी किया, बहुत प्रभावित हुए कि बात तो ठीक है, हम तो सोचते थे कि हमारा जो सिक्योर डाटा इसको अनब्रीचेबल है, लेकिन ने ब्रीच कर दिया है, इसके पास मस्तिष्क है। मैंने कहा बोलो कि ठीक है कल को मेरे साथ भेज दो, पहले इसी को ठीक कराऊंगा कि ब्रीच किया तो इसका सोल्यूशन क्या है। मैं बात कर रहा था स्टार्टअप की, स्टार्टअप कौन कब कहां से मिल जाए और कितना बढ़िया काम वो कर सकता है, किसी का कोई अनुमान नहीं। स्काई इज द लिमिट। इसलिए हम भले ही किसी सामान्य परिवार के सदस्य होंगे, भले ही सामान्य गांव के किसी शहर के रहने वाले होंगे, पढ़ाई भी शायद हमने कठिनाई से की होगी, लेकिन स्टार्टअप में तो एक उदाहरण दिया से बहुत नौजवान साथी आते हैं, नया नया काम आकर के करते हैं, सिंपल छोटा काम करके भी आज वो लखपति करोड़पति हो गए। जैसा उदाहरण बताया अभी 110 करोड़ की माइनिंग करने वाला एक नौजवान आज जो उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सही बात है कि उसको कोई टिकने नहीं दे रहा था। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने में उनका टैलेंट होना चाहिए। तो आपके पास भी टैलेंट जरूर होगा, क्योंकि आगे बढ़ने की होड़ सबको बहुत कुछ सिखा देती है। इसलिए आपको स्टार्टअप बन करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जोश है, आपका उत्साह है, और एक नौजवान में वैसे भी एक उल्लास उमंग होता है और उसकी एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को अगर चैनलाइज करके ठीक दिशा में लगा दिया जाए तो देश के दुनिया के हित में कुछ भी वो कर सकता है। और अगर कहीं मेंटर के द्वारा चूक हो गई, उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया, तो कई बार वो एनर्जी अपनी उल्टी दिशा में लगाएगा तो विध्वंस भी करेगा, वो समाज का नुकसान भी उतना ही करता है। आज बड़े बड़े जो अपराधी मिलते हैं, कई बार उन अपराधियों का जब इंटरोगेशन होती है तो पता लगता बहुत ही समझदार, बहुत ही इस प्रकार के हुनर वाले बालक होते हैं, उनको अवसर काम करने का नहीं मिला, उल्टी दिशा में चल पड़े। तो दिशा भी हमारी ठीक होनी चाहिए। अगर दिशा हमारी गलत हो गई तो हम कुछ भी उल्टा सीधा कर बैठेंगे। एक बार मैंने कहानी पढ़ी थी, वो बताता हूं। दिशा और गति भी तेज होनी चाहिए। एक ही उदाहरण में दोनों बातें बताऊंगा। एक बार कुछ 2-3 जवान मिलकर के, और उन्होंने कहीं जाना था, रास्ता कच्चा था और उस गांव को पैदल चल के पार करके पहुंचना था। उनको किसी ने बताया कि आप वहां जाओ, शाम तक पहुंचोगे, उससे पहले नहीं पहुंच पाओगे। वो एक रास्ता दिशा पकड़ करके और चल पड़े तो उनको पता नहीं लगा, वो जो गांव था उसको पार करके आगे बढ़ गए, रास्ता थोड़ा भटक गए। थोड़ा आगे पहुंचे तो एक बुजुर्ग, जब अंधेरा होने लगा तो एक बुजुर्ग मिले, बड़ी आयु के व्यक्ति। उनको पूछा कि बाबा अमुक गांव कितनी दूर है, कितना समय लगेगा पहुंचने में?
अब वो इन नौजवानों को ऊपर से नीचे तक देखता है, कहने लगे जिधर आप जा रहे हो ना उस गांव में अगले जन्म में पहुंचोगे। अभी बड़े हैरान हो गए कि हमें तो पहुंचा था शाम तक पहुंच जाएंगे, ये कहता कि जिस दिशा में जा रहे हो अगले जन्म में पहुंचोगे। कि समझे नहीं बाबा, बताओ। कहले देखो जिधर आप जा रहे हो धरती का पूरा चक्कर लगाकर उस गांव में आना पड़ेगा, क्योंकि गांव पीछे छोड़ आए हो। तब ध्यान में आया कि हमारी दिशा हमको बदलनी पड़ेगी, उधर गांव में जाना तो पीछे मुड़ना पड़ेगा। पीछे मुड़ के चल दिए, थोड़ी दूर चले, गांव अभी भी नहीं आया। फिर एक आदमी मिला, उसको पूछा कि भी उस गांव में पहुंचना कितनी देर लगेगी। ऊपर से नीचे देखता, बोलता नहीं है। थोड़ा जोर से पूछा, शायद कम सुनता होगा, कि उस गांव में जाना कितनी देर लगेगी। वो फिर नहीं बोला। 3 बार 4 बार पूछने के बाद जब नहीं बोला तो ये बालक जो थे इन्होंने समझा कि इसको समझ नहीं होगी, सुनता नहीं है, इसको पता नहीं है, हो सकता पागल हो, कुछ भी हो, चलो चलते हैं। चल पड़े। चलते हुए कोई 200-300 मीटर चले होंगे या कदम चले होंगे तो उस बुजुर्ग ने जोर दे के बुलाया, बच्चों सुनो। हाँ बाबा बोल। कि तुम्हें 3 घंटे लगेंगे उस गांव में पहुंचने के लिए। ये वापस मुड़ के आ गए उसके पास कि हमने पहले इतनी बार पूछा कि कितनी देर लगेगी, आपने बताया नहीं, और इतना चल के वहां पहुंच गए तो आपने बताया 3 घंटे में लगेंगे। कहने लगे देखो बच्चों, जब तुम मेरे पास मिले मुझे पता नहीं था तुम्हारी चलने की गति क्या है, और जब तुम यहां से चल के वहां तक गए हो मुझे पता लग गया तुम्हारी गति क्या है, तब मैं हिसाब लगा के बता दिया कितने घंटे लगेंगे। तुम्हारी दिशा और गति ये दोनों भी अच्छी चाहिए। ठहर जाने वाला आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। मित्रों, इस नाते से हमको अपनी इच्छा जो कुछ है उस इच्छा के हिसाब से मेंटर के बताए हुए मार्ग पर अवसर का लाभ उठाते हुए चलना है। कभी कभी रिस्क भी हो जाता है काम में, और जब रिस्क होता है तो काम करते हुए व्यक्ति डरता है। डरता है, उसको फियर आता है उसके मन में। डरना नहीं चाहिए, और फियर आ भी जाए तो फियर के लिए 2 मैं सेंटेंस बताता हूं जिसको याद रखना चाहिए। फियर होता है FEAR। तो उसके 2 वाक्य ऐसे मेरे ध्यान में आया तो मैंने लिखे कि फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR। डर को छोड़ दो और दौड़ लगाओ। एंड देन फेस एवरीथिंग एंड राइज। आपको डर से अर्थ बदल करके भी उस डर को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे बढ़ने का एक अवसर ये आपके पास आया हुआ है। आपको निश्चित रूप से इस सारे एटमॉस्फेयर में रहते हुए इन साधनों का उपयोग करना चाहिए। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनकी शुरुआत वो स्टार्टअप के रूप में हुई है। जैसे अमेजन जो है एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक सिस्टम बना है, और इसकी जो कंपनी एक गैराज से शुरू हुई। कार की गैराज में बैठ करके और किसी जवान ने अपना काम शुरू किया, और कितने बड़े लेवल पर अमेजन का काम चलता है। इसी प्रकार गूगल एक कमरे से शुरू किया गया। फेसबुक की शुरुआत यूनिवर्सिटी के कैंपस में शुरू हुई, और आज वो सब कहां हैं ये जानते हैं। तो छोटी चीज से, छोटी जगह से जब शुरू करते हैं इसका हमको लाभ मिलता है। और संयोग से देश के प्रधानमंत्री जी ने तो 11 साल में इतना काम किया है कि जिसका अभी हम सुन रहे थे, 2 फिगर हमने पहले सुने, प्रधानमंत्री जी के मुख से सुना, 1.25 लाख स्टार्टअप्स हो गए हैं। मानव ने किस दिन उन्होंने बोला होगा, ये डेट तो उसमें आई नहीं। और हमारे चांसलर साहब भी, वाइस चांसलर साहब भी बता रहे थे कि 1.5 लाख स्टार्टअप हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एट दिस टाइम, आज के डेट में अगर आप निकालेंगे इसका आंकड़ा तो 1,76,000 स्टार्टअप हो चुके हैं। और इसमें भी बड़ी बात एक और है, इसमें बड़ा पार्टिसिपेशन महिलाओं का भी है, जिसमें 75,000 महिला स्टार्टअप्स हैं। महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं रही हैं।
मोर और लेस पैरेलल लाइन में बराबर चल रही है। बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप ये महिलाओं ने संभाले हुए हैं। इसलिए इस पर और आगे बढ़ना चाहिए। 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स, हजारों करोड़ रुपए की जो कंपनियां हैं वो इसमें आगे बढ़ गई हैं, काम कर रही हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहूंगा कि हम जब अपना काम करेंगे तो अपने आप को तो रोजगार मिलेगा ही, और कभी कभी जैसा बताया कि हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में और नौजवान भी साथ मिलकर खड़े हो सकते हैं जिनको आजीविका का पालन करेंगे। टुडे वी कैन सी आवरसेल्व्स एज जॉब सीकर, बट टुमारो वी विल बिकम जॉब गिवर्स। नॉट ओनली जॉब सीकर बट जॉब गिवर, ये हम बने, ऐसी आकांक्षा हमारी होनी चाहिए। एक अंतिम बात इतनी जरूर कहूंगा कि जब हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो व्यापार करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई सर्विसेज के मामले में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम कोई ना कोई एक लेवल को, अपने लेवल को ऊंचा करेंगे। एक प्रकार से ये व्यापार होता है, बिजनेस होता है। इस बिजनेस में कुछ नियम का पालन करना चाहिए, और नियमों का पालन नहीं किया तो कई बार सेटबैक बहुत लगता है। मैं आपको जब अपने बात में बता रहा था कि मैंने 15,000 रुपये लेकर के बिजनेस शुरू करने के लिए जब पहुंचा तो चलते समय दादाजी से आशीर्वाद लिया। ये 72 की बात है। तो उनका बेटा ठीक है, तुम जा रहे हो, दूर जगह जाके बिजनेस करने का कोई प्लान बना था। कहने लगे एक छोटी बात मेरी ध्यान रखना, उस समय उनकी आयु 80 वर्ष से भी ज्यादा थी, 80 साल से ऊपर थी। मैंने कहा बताइए, आशीर्वाद दीजिए क्या। कहने लगे तुम्हारे पास बाजार में जब जाओगे व्यापार करने के लिए अगर 1 रुपया है तो बाजार में बहुत लोग बैठे हैं तुम्हें और पैसा देने के लिए, व्यापार के अंदर सहायता करने के लिए। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो बाजार से 1 रुपया और लेना, 2 रुपए मत लेना। यानी जिस फिस्कल प्रूडेंट की बात हम करते हैं, आज बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े हमारे अर्थशास्त्री जिसका नियम बनाते हैं, वो नियम एक अनपढ़ हमारे बुजुर्ग ने 80 साल की उम्र में उनको बताया कि अपना 1 रुपया तो 1 रुपया मार्केट की और सहायता लेना, वरना अगर बहुत ज्यादा मार्केट की सहायता ले ली और कल थोड़ा ऊक चूक हो गई तो आप दब जाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे। आप उसी को बढ़ाते रहो। अपना 1 है, उसके 2 करो, फिर 2 और बाजार से लो, फिर 2 अपने जोड़ो, 4 हो जाते हो, 4 बाजार से लो। उस मल्टीपल प्रोग्रेशन में आप जितना आगे बढ़ना बढ़ते जाओ। लेकिन इस मल्टीपल प्रोग्रेशन की बजाय यदि हमने मैजिकल प्रोग्रेशन करना शुरू कर दिया, एक अपना है 100 बाजार से ले लो, वो लोग डूबते भी देखे हमने। खास करके मैंने रियल एस्टेट में देखा है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, और जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस ओनर्स हैं, जिनको अपना कोई एक्सपेक्टेशन है मकान लेना है, उनसे पैसा इकट्ठा किया, 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, उसको भूल गए, उस 10 करोड़ से अपनी कहीं और जमीन खरीद ली। उधर से पैसा इकट्ठा किया, उससे 50 करोड़ रुपए की और जमीन खरीद ली, कहीं पैर फैलाते गए, और बाद में अगर एक बार फेल हुए तो थ्रू आउट बैठते चले गए। इसलिए एक कहावत है, बहुत पुरानी है, सुनी कि नहीं सुनी, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। अर्थात अपने पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी आपकी रजाई है या कपड़ा पहनने का है। अगर कपड़ा छोटा है, पैर ज्यादा पसार दिए तो ठंड लगेगी लगेगी। तो पुरानी कहावतें हैं, ऐसी नहीं बनी हुई हैं। इसलिए हमारे सिस्टम को हमको कैसे कंट्रोल करना, उसका ध्यान रखना, और जहां बिजनेस करना, जहां लाभ कमाना है, वहां सेवा भी करनी है। अर्थात हमारे से जो नीचे रह गए हैं उनको कैसे हम लाभ दे करके उनको कैसे ऊपर उठाने के लिए कितनी उनकी सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, या जो लाचार हैं या जो असहाय हैं उनकी सहायता करना, ये भी हमारे उसमें से कोई ना कोई लाभ, हम अपने लाभ में से, लाभांश में से कुछ उनको दें। इसकी भी एक छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति था, बाजार में किराने की दुकान करने वाला एक व्यक्ति वहां पहुंच गया कि मुझे पैसे लो और थोड़ा सामान दे दो, घर में आज सब खत्म है, राशन दे दो, चीनी दे दो, साबुन दे दो, सर्फ दे दो, जो कुछ मांगा सब मांग लिया। बाद में बिल बनाया तो जितने पैसे इसके पास थे उसमें से 10 रुपए कम पड़ गए जो उसको पेमेंट करनी थी।
मानो 190 रुपये का आगे बिल था, इसके पास 180 रुपये थे, 10 रुपये कम पड़ गए। उनका राजी 10 रुपये में बाद में दे दूंगा। कि ना ना ना, पूरे जितने पैसे हैं उतने लेके जाओ। कि नहीं, इसमें से मैं तो कोई चीज कम नहीं कर सकता, मेरे घर में तो हर चीज की आवश्यकता है, घर में खाना नहीं बना, घर में बच्चे, उनके लिए जो सामान चाहिए वो भी खत्म है, सारा कुछ खत्म है, कुछ भी कम नहीं कर सकता। कहने लगे अच्छा। वो उठा, अंदर घर में गया और जाके अपनी पत्नी को कहा कि एक बार सज्जन आए हैं, उसने रोटी नहीं खाई है कल से, उसके लिए खाना बना के और खाना दे दो, और उसके घर में भी 4 मेंबर हैं, टिफिन में डाल के उनके लिए भी दे दो, जाके वो घर में खाना खिला देंगे। उन्हें फटाफट बनाया, बना करके उनको खिलाया, खिला करके उन जाने लगे। जब वो चला गया, ग्राहक उनका टिफिन ले करके और साथ में सामान भी 180 का ले दिया, दे के चला गया। तो उनका बेटा खड़ा था, अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आपने 10 रुपये उधार नहीं किए और उसको खाना बना करके कम से कम 15 रुपया उसका लगा होगा, फ्री फंड में 15 रुपये का खाना उसको दे दिया, वो तो 10 रुपये उधार बाद में आ जाते। कि नहीं बेटा, व्यापार अलग चीज है। व्यवहार में तो मैंने लिखा है न 9 नगद, न 9 नगद 10 उधार, क्या बोलते हैं, 9 नगद न 13 उधार, ऐसा करके कि उधार में देता नहीं हूं, मैं तो जितना लेता हूं नगद देता हूं। हाँ, सेवा करना मेरा फर्ज है, मैंने खाना खिलाकर उनकी सेवा की है, वो मेरी अपनी कमाई में से की है, उसका मैंने पैसा वैसे के साथ नहीं लगाया। तो अपना बिजनेस, अपने बिजनेस को उसने ठीक रखा, उसमें नियम नहीं तोड़ा, लेकिन घर में से खाना खिला के उसकी सेवा कर दी, उसको भी संतोष मिला, संतुष्टि मिली, सुख मिला। अब नियम है, इन नियमों का पालन करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते समय बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको लेकर के चलनी पड़ेंगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल होंगे, और आपकी सफलता न केवल आपकी सफलता है, बल्कि इस देश के आगे बढ़ाने में छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, हर एक का योगदान है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमको कंपीट करके दुनिया में एक विकसित भारत बनना है। विकसित भारत बनना है तो उसके लिए हर किसी को, समाज का कोई व्यक्ति, हमारे देश का कोई नागरिक, सबको इस भूमिका को निभाना होगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे देश के ऊपर चले जाते हैं, हमारे ऊपर आते हैं, देश के ऊपर भी आते हैं। उस देश के चैलेंज में भी जनता को साथ देना होगा। जैसे अभी एक बड़ा चैलेंज है, दुनिया के बड़े बड़े देश कभी कभी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए और किसी न किसी को धमकाते भी हैं। एक धमकी हमको भी मिली हुई है कि टैरिफ लागू हो जाएगा, मिली हुई है ना। तो इस धमकी के सामने हमको झुकना नहीं है, हम अपनी मेहनत करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे, देश प्रगति करेगी। आज तो संयोग से पिछले 10 वर्ष से देश वातावरण ऐसा बना है कि हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। हमारा देश आने वाले 2 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच जाएगा, और हम दुनिया के इकोनॉमी वाइज तीसरे बड़े देश बन जाएंगे। चाइना, अमेरिका, जर्मनी, अभी हम 4th हैं। जर्मनी और हमारे अंदर बहुत कम अंतर है। आज हम 4.19 ट्रिलियन डॉलर पर हमारी इकोनॉमी है। जर्मनी की 4.52 है, इतना गैप है। लेकिन हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है जर्मनी से बहुत अधिक है। भले सैंक्शन लग गए हैं, 3 दिन पहले हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ का एक डाटा निकला है कि हम 7.8% और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ोतरी 7.8। अगर एक साल में 7.8 बढ़ती है तो 4.19 का अगर लगभग 8% हम मान लें तो 32-33 हजार ट्रिलियन डॉलर हम आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात हम भी 4.52 पर पहुंच जाएंगे। और हम उनके बराबर पहुंचेंगे, हो सकता थोड़ा और आगे बढ़ें तो 26 में हम उनको पार करके 5 लाख ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचने का हमारा संकल्प है, और आपके भरोसे वो जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, हम अपना काम करें, अपने परिवार को सुखी रखें, समाज के हित में भी काम करने के लिए पीछे न हटे। जैसे कहा गया है कि देश तो देता है हमें सब कुछ,
हम भी तो कुछ देना सीखें। इसलिए हमारी ओर से हमारा जो दायित्व है समाज का, देश का ऋण उतारना, उसको उतारने के लिए अपने जीवन में एक संकल्प लेके चलना, अवसर आने पर इस पर भी पीछे नहीं हटना है। इतनी ही शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।